नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है। उसी क्रम में मेरे बच्चों अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत व उसका प्रक्रम, ये चैप्टर हम आप पढ़ रहे थे। इसमें भी हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और लेसन की जो समरी है उसको समाप्त किया, समझा शार्ट वे से। अब बात आती है कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस में निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की और लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो लघु उत्तरीय और निश्चित उत्तरीय दोनों प्रश्नों को हम आप यहां आज देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित, जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको यह सेक्शन पसंद आएगा। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो मेरे बच्चों वो आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि सेलेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वेक्टर का क्या कार्य होता है? वेक्टर डीएनए खंड को परखनली से सजीव कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वेक्टर का काम होता है सजीव डीएनए खंड को परख नली से सजीव कोशिका में पहुंचाने का काम। तो ये परख नली से क्या होता है? सजीव कोशिका में पहुंचाने का कार्य होता है किसमें? वेक्टर में। तो यह जो है वेक्टर का कार्य है, इसे आप जरूर याद रखें। वहीं प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है? तो डीएनए लाइब्रेरी आजकल आप बहुत तेजी से देख सुन समझ रहे हैं, लेकिन यहां डीएनए लाइब्रेरी से क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। जीनोम डीएनए या लाइब्रेरी किसी भी जीव से स्वतंत्र रूप से विलगित यानी अलग किए हुए वेक्टर से जुड़े हुए डीएनए खंडों का एक संग्रह है, यानी वेक्टर से जुड़ा हुआ एक संग्रह है। जैसे प्लाज्मिड हमने कहा ना, प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह जो ऐच्छिक जीन है उनके सीक्वेंस को भी हम उसमें इंसर्ट करके जोड़ देते हैं, जैसा हमने दिखाया था पिछले स्लाइड। ठीक है, तो वह वेक्टर हो गया। तो यह जो है डीएनए के खंडों को वेक्टर के साथ संग्रहित करके रखता है। क्लियर है? चले दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्लाज्मिड को किसने खोजा था? प्लाज्मिड को विलियम हेज और जेशुआ लेडरबर्ग 1952 में खोजा था। इसको जरूर याद रखिएगा। और एक चीज और अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे बच्चों कि लेसन जब आपको पढ़ाया जाए, आप स्लाइड शुरू कर रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, उस दौरान आपके पास कॉपी और पेन अवश्य होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को आप लिखिए, रिटन करिए, और उस लिखने से पढ़ने से क्या होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। सिर्फ इसको स्टोरी की तरह न सुना करिए, कुछ अपने हाथ से आप लिख करके प्रैक्टिस भी ऑन स्पॉट करते रहा करिए। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे ये नाम है कठिन, इसको आप लिख लें तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6, जीन गन क्या होती है? तो जीन गन की बात, अभी शॉटगन की बात हुई थी, तो जीन गन या शॉटगन है क्या? देखिए, यह एक विधि है जिसके द्वारा स्वर्ण या टंगस्टन के कणों को जीन पर डीएनए चिपकाया होता है, अत्यधिक वेग से पादप कोशिकाओं में भेजा जाता है। ठीक है, तो यह जीन को पादप कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। कौन? जीन गन या शॉटगन, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको जरूर रिवाइज करिएगा। डीएनए लाइगेज का कार्य आपको बताना है। डीएनए लाइगेज विखंडों को दो चिपचिपे सिरों की सहबंध की तरह जोड़ने का कार्य करता है। तो लाइगेज एंजाइम की जब भी बात आएगी, तुरंत आप यह कहेंगे कि जो लाइगेज एंजाइम है वह
जोड़ने के लिए उपयोग होता है डीएनए खंडों का। तो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, आप देखेंगे किसका, लाइगेज एंजाइम का। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। प्रश्नों की कुछ श्रृंखला आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। वाह्य डीएनए और संवहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो बाह्य डीएनए व संवाहक डीएनए, इनका जो मिश्रण होता है इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका नाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुनर्योगत डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम दिया जाता है मिश्रण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। आगे दिया है डीएनए अणु को कौन कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्वितीय डीएनए का विदलन कर देते हैं। तो एक तरह से यह विखंडित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। इस पे देखिए न्यूक्लियोटाइड के जो अनुक्रम है उनके अनुसार इनको छोटे छोटे टुकड़ों में द्विसूत्री डीएनए का विदलन, मतलब कि जो ये आपस में जुड़े हैं इनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया। डबल हेलिकल मॉडल आपने सुना होगा वाटसन एंड क्रिक का, है ना। तो बीच के बांड्स को हटा करके उनको एक तरह से खोलने का काम प्रतिबंधन जो एंजाइम है वह करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पीसीआर और ओआरआई किसको प्रदर्शित करते हैं। फुल फॉर्म लिखना है पीसीआर का। पीसीआर का फुल फॉर्म ही होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है मेरे बच्चों, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी को कहते हैं पीसीआर। और अगर हम कहें ओआरआई, तो ओआरआई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम दिया जाता है किसको, ओआरआई को। तो इस तरह से इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा मेरे बच्चों। एक दो बार यह आ चुका है और आगे संभावना बन रही है इसके आने की। पीसीआर तो बहुत फेमस है, बहुत बार आएगा, लेकिन ओआरआई आपने फर्स्ट टाइम सुना है, हमें उम्मीद है, या लेसन में आपने पढ़ा हो मे बी। तो ओरिजिन ऑफ किसका, रिप्लिकेशन का ओआरआई फुल फॉर्म बन रहा है, ओआरआई का फुल फॉर्म है, और पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण के समय मिश्रण में प्रोटीएज डालने का महत्व है। तो जो प्रोटीन डीएनए से चिपकी होती है, प्रोटीएज उसको अलग कर देते हैं। इस प्रकार शुद्ध डीएनए प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध डीएनए प्राप्त करने के लिए प्रोटीएज हेल्प करता है। तो यहाँ जो है
प्रोटीएज भी एक क्या है, एंजाइम है, जो कि देखिए जो प्रोटीन डीएनए से चिपकी होती है प्रोटीएज उसको अलग कर देते हैं। इस प्रकार शुद्ध डीएनए क्या है, प्राप्त हो जाता है। यानी जो चिपकी हुई प्रोटीन है डीएनए से उनको अलग करने के लिए आप देखेंगे प्रोटीएज का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मेरे बच्चों। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 नंबर का क्वेश्चन। सुकेंद्र की कोशिका में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की बात कर रहा है एंजाइम। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं होते, क्योंकि इनमें डीएनए अणु पूर्णतः आवरित होते हैं। तो यहां जो है देखिएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था, क्या कि सुकेंद्र की कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहां स्पष्ट कहा गया कि नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, इसको आप दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि इसमें डीएनए अणु पूर्ण रूपेण पूर्णतः आवरित होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या बता सकते हैं कि पुनर्संयोज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम मियोसिस फर्स्ट के दौरान प्रोफेज फर्स्ट के चलते जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर द्वारा पुनर्संयोजित होकर के डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या है, अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि पुनर्संयोजन डीएनए किस अवस्था में बनता है। तो यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जो मियोसिस, जो आपकी मियोसिस फर्स्ट की अवस्था है उसी में क्या होगा, यह प्रोफेज प्रथम, आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज इन सबके सामने फर्स्ट लगा दीजिएगा मेरे भैया, सबके सामने फर्स्ट है ना। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये 4 सब डिविजन्स हैं या कह दे छोटी प्रवस्थाएं हैं जो इसमें होती हैं। इसके मियोसिस फर्स्ट के जो प्रथम होती है यानी प्रोफेज फर्स्ट वाली जो अवस्था है इसी में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना होती है। और कहाँ होती है, क्याजमेटा नामक स्थान पर होती है। उम्मीद है आपको यह बात पहले भी पता होगी, नहीं है तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक दिलाने वाला है। आगे देख लीजिए क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं उनमें अदला बदली होती है। मान लीजिए ये डीएनए सीक्वेंसेस हैं, अब इनका इतना पोर्शन और इनका इतना पोर्शन, जरूरी नहीं दोनों बराबर मात्रा में हो, छोटी बड़ी साइज भी होती है। ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो उस अवस्था में होगा क्या, थोड़ा देख लीजिएगा।
इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। यहां ब्लैक वाला आ जाएगा और यहां रेड वाला आ जाएगा। तो डीएनए सीक्वेंसेस की आपस में अदला बदली हो जाना ही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। और यह क्रॉसिंग ओवर क्याजमेटा नामक स्थान से होता है और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होता है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? बताएं, कोई दिक्कत है बच्चों तो पूछें। आगे देखिए, एक ऐसे पुनर्संयोजित टीके यानी वैक्सीन का नाम लिखिए जो कि आजकल टीकाकरण कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। तो HBV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए उपयोग किया जाता है। यहां देखिए दिया गया है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए HBV नामक एक टीका है जिसका उपयोग किया जाता है। और आजकल यह भी बीमारी एक बहुत भयंकर रूप लेकर के सामने आई है और बहुत नुकसान कर रही है ऑर्गेनिज्म का। तो आप देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी इससे बहुत प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो है बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने जो सेलेक्ट किया है आपके लिए, पहला प्रश्न है जो कि आप देखें जेल इंटरफेरोसिस के बेसिस पे है कि जेल इंटरफेरोसिस किसे कहते हैं। जल इंटरफेरोसिस पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन, जल विद्युत करण संचरण तकनीकी समझाइए। जल इलेक्ट्रोफोरोसिस यानी जल विद्युत संचरण क्या है समझाइए। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन की तकनीकी का संक्षेप में वर्णन करिए। क्या दिया है, डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा खंडित करने के बाद खंडों को पृथक करने का कार्य विशेष तकनीकी जिसे जल विद्युत करण संचलन यानी जल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया जाता है। यानी छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के करने के बाद उसको जो है क्या करते हैं, ये तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से करते हैं खंडित, और खंड करने के बाद विशेष तकनीकी होती है जिसको जल विद्युत कण संचरण या जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, किया जाता है। क्योंकि डीएनए के खंड ऋणात्मक आवेशित होते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि डीएनए कितना कौन, तो डीएनए के पास ऋणावेश होता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अतः माध्यम में विद्युत क्षेत्र बनने पर इन्हें बलपूर्वक ध्रुव या एनोड की ओर भेज दिया जाता है। माध्यम के रूप में यह एक लवणीय जल के शैवाल से प्राप्त एगारोज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए जो माध्यम है उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, एक दो बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। माध्यम के लिए एल्गी से प्राप्त एगारोज इसका उपयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसको आप अपने दिमाग में रख लें, ये दोनों पॉइंट। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और एगारोज माध्यम के रूप में उपयोग होता है। और डीएनए को क्या किया जाता है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र बनाने पर या बनने पर बलपूर्वक यह प्लस ध्रुव जिसे आप एनोड कहते हैं की ओर ये मूव आउट कर, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस की तरफ मूव करेगा, आप समझ सकते हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न जो सेकंड है उसको भी आप देखेंगे तो इसका और डिटेल आपको मिल जाएगा। इतनी बात यहां समझाई गई है, इसको आप देख लीजिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए अगला प्रश्न देखें। पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। दूसरा, इस प्रौद्योगिकी का कोई एक
उपयोग लिखिए। अगला, पुनर्संयोजित तकनीकी क्यों महत्वपूर्ण है? पुनर्योग डीएनए पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थोड़ा देखें यहां भैया, पुनर्संयोज तकनीकी, इसका विकास कहते होता है जीन को पृथक कर उसमें निहित संकेत की व्याख्या की अभिव्यक्ति की क्रियाविधि के बारे में जानकारी होती है। तो संयोजी तकनीकी से क्या विकसित होता है भाई? जीन को जब हम पृथक कर लेते हैं तो उसमें निहित जो संकेत होते हैं उनकी व्याख्या की अभिव्यक्ति की क्रियाविधि के बारे में हमें क्या होता है, जानकारी प्राप्त होती है। पहला लाभ हो जाता है। दूसरा, इस क्रियाविधि के नियमन के बारे में अधिक जानकारी भी उपलब्ध हुई है, यह प्लस पॉइंट हुआ है। अगला, इसके प्रयोग से जीव के डीएनए में अन्य जीवों के विशेष जीन को निकाल कर जोड़ने की जो तकनीकी है वह भी डेवलप हुई है, और यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बिना उसके जोड़ना संभव नहीं था। और पुनर्संयोजक जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यह मेन वर्क जो तीसरा है पॉइंट, उसके अनुसार काम कर रही है। जोड़ने वाला जो डीएनए का काम है इसी के थ्रू हो पाया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्या है? कह रहा है डीएनए अणुओं के विखंडन के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो विखंडन के लिए एंजाइम्स का उपयोग बताइए भाई। देखिएगा, एंजाइम प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्टन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसकी बात कर रहा है, और कह रहा है कि सहायता से अपकेंद्रण द्वारा डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देते हैं। ये एंजाइम डीएनए को एक निश्चित बेस सीक्वेंसेस पर काटते हैं। वैज्ञानिक अब तक 250 ऐसे एंजाइम का पता लगा चुके हैं। यानी पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट करके काटता है, और इससे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या बायोटेक्नोलॉजी है उसमें एक नया इनोवेशन हुआ, यानी कि नए बेस मिल गए, जिससे कि हमारी जो सुविधा है बायोटेक्नोलॉजी में अलग कुछ करने की, उसमें आसानी हो गई। तो डीएनए अणुओं के विखंडन के लिए जो एंजाइम है उसका उपयोगिता यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें मेरे बच्चों, देखें क्वेश्चन देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है यहां, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, क्रोमोसोम डीएनए से प्लाज्मिड डीएनए किस प्रकार भिन्न होता है? पहला प्रश्न, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में क्या अंतर है? भेद करिए, क्या उनमें विभेदन है उसको बताइए। चलिए, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री जो डीएनए है उसमें अंतर देखिए। प्लाज्मिड छोटे एवं गोलाकार डीएनए अणु होते हैं, छोटे होंगे और कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। जो गुणसूत्रीय डीएनए से अलग हैं, इनमें 3 से 4 जीन ही होते हैं, जबकि गुणसूत्री जो डीएनए है पर अनेक जीन होते हैं। ये बड़े होते हैं, इनका कार्य गुणसूत्री जीनस के कार्य से भिन्न होता है, तथा ये अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसमें प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन होता है जो गुणसूत्री जीन पर अनुपस्थित होते हैं, इन पर प्रोटीन नहीं होती, तथा अपेक्षाकृत यह जीवित रहने के लिए भी आवश्यक नहीं होते हैं। तो जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है वह जेनेटिकली कोई वर्क विशेष नहीं करता है और सर्कुलर होता है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा के रूप में पड़ा रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। हाँ, अब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है, तो इस वजह से यह जो है एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में या कह दें डीएनए के रूप में वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है जो नॉर्मल डीएनए है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, उससे जो प्लाज्मिड डीएनए है किस तरह अलग है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, असमजात डीएनए पुनर्संयोजन को परिभाषित कीजिए तथा स्थान परिवर्तित, यानी जिसको आप ट्रांसपोजिशन कहते हैं या जंपिंग जीन कहते हैं, इसको भी समझाइए। तो वांछित जीन क्या है भाई? वांछित जीन डीएनए को वाहक यानी डीएनए अणु प्लाज्मिड के साथ जोड़कर पुनर्योजित यानी डीएनए तथा इस क्रिया को असमजात डीएनए पुनर्संयोजित कहते हैं। क्या मतलब? वांछित जीन को जो प्लाज्मिड जीन है उनके साथ जोड़ दिया जाता है। अभी हमने आपको बताया था सर्कुलर डीएनए जो होता है उसी डीएनए जिसे आप प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए के जीन का वह मटेरियल जो कि हमें चाहिए, ये वाला जो हमने यहाँ चौड़े पट्टी में जोड़ रखा है, उसको जोड़ देते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने में हमें क्या होता है, हेल्प मिलता है। तो सर्कुलर डीएनए नॉर्मल डीएनए है और वहाँ जो चौड़ी पट्टी में हमने बना दिया है वह वैसा जीन का पोर्शन है जो कि ऐच्छिक है, वांछनीय है, जो हम चाहते हैं। अब बात करते हैं जंपिंग जीन की। डीएनए का एक खंड जिसमें एक गुणसूत्र के साथ अलग अलग जगहों पर एकीकृत किया जा सकता है, विशेषकर जीवाणु यानी डीएनए का एक खंड होता है। तो अगर देखें तो कुछ जंपिंग जीन के सीक्वेंस की बात, जो मक्का का सीड है, मक्का प्लांट है, उसमें देखा गया है। और एमसी क्लॉन्ट साहब शायद ये इसके जो है, हाँ क्लॉन्ट साहब ही इसके क्या हैं, खोज करता है। और यह जो प्लांट है इम्पॉर्टेंट है और इसमें जंपिंग जीन देखा गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जंपिंग जीन एक स्पेशल जीन है जिसमें कहा गया है कि डीएनए का एक खंड जिसे एक गुणसूत्र के साथ अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, एक खंड ही है लेकिन वह अलग अलग जगहों पर दिखाई देने की ही वजह से इसका नाम ही पड़ गया है क्या, जंपिंग जीन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मिड और एक है कास्मिड्स, एक है फाज्मिड्स, दोनों देखिएगा। कास्मिड्स क्या है भाई? प्लाज्मिड से व्युत्पन्न ड्राइव संकर या हाइब्रिड जो वेक्टर होते हैं उनको लैम्डा फेज डीएनए का एक खंड कह सकते हैं या होते हैं वो, जिसको कॉस साइट संयोजित होती है। इसमें एक साइट होती है जिसको कॉस साइट कहते हैं। इनके बारे में प्राथमिक जानकारी कॉलिन्सन और हांस नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था। एक साइंटिस्ट थे कॉलिन्सन और दूसरे थे हॉन। इन्होंने 1979 में बताया था कास्मिड में चूंकि विषाणु प्रोटीन बनाने जीन नहीं होते, अतः जीवाणु कोशिका द्वारा विषाणु खोल नहीं तैयार किया जा सकता और जीवाणु कोशिका का लाइसिस भी संभव नहीं होता है। वहीं देखिए दिया है कास्मिड जो है वाहक क्लोन का योग्य वाहक होता है जो कि बड़े विजातीय डीएनए खंडों को जो कि 32 से 47 केबी के होते हैं समायोजित कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात यहां इन्होंने बता दी। ठीक है, इसको दो एक बार जरूर पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं कास्मिड और प्लाज्मिड, कास्मिड क्या है, प्लाज्मिड से छोटे हैं किंतु इन्हीं की भांति इसकी प्रतिकृति तैयार होती है, मतलब इनको भी कॉपी इनका जो है होता है। इनमें एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन भी होते हैं तथा इसमें विजातीय यानी फॉरेन डीएनए के निवेशन के लिए स्थान भी होता है।
यानी इसमें भी नए जीन को, अच्छे जीन को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण जीनोम को जोड़ने तथा वृत्ताकार बनाने में सहायक होते हैं। और दिया है यह स्थान प्लाज्मिड में नहीं होता है। तो इसमें वृत्ताकार बनाने में सहायक भी होते हैं। तो इसमें यह एक स्पेशल बात आ गई, जो कि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है उसमें नहीं पाया जाता है। तो प्लाज्मिड डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा कास्मिड और फास्मिड, ये दो नाम जो दिए गए हैं उसको लेकर के यहाँ चर्चा है, इसको बताया गया है। इसको 2 बार जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, अब थोड़ी सी बात करें। कास्मिड इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आकर्षक है क्योंकि ये अत्यधिक संख्या में सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक डीएनए खंडों की क्लोन लाइब्रेरी बनाते हैं। ये बड़े बड़े खंडों को समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो हो गया कास्मिड। अब फास्मिड की बात देखिए, ये भी एक प्रकार के प्लाज्मिड वाहक है। ये भी क्या है? वाहक है, वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर हैं, जिनमें कि एक खंड फेज डीएनए फेज का होता है। इसमें ATT एट साइट होता है, जिसे ब्रेनर व साथी उनके सहयोगियों ने 1882 में बताया था। कास्मिड के समान इनको भी प्लाज्मिड वाहक तथा लैम्डा फेज वाहक दोनों के लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। दोनों तरह के ये लाभ देते हैं। जीनोम में प्लाज्मिड का निवेशन कर उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार जीवाणु गुणसूत्र में फेज डीएनए का निवेशन होता है, जिसको लाइसोजेनिक साइकिल के समय क्या है किया जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल आपने देखा था कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर जब जो है बैक्टीरियोफेज जो है जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो लाइसोजेनिक साइकिल का उपयोग करता है। तो कैसे करता है इसके बारे में आपका डिटेल बैक्टीरिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो उसमें आपको मिल जाएगा। और ये चीज इस मोमेंट, तो ये 2 टर्म आपको अच्छे से देख लेना है, कास्मिड और फास्मिड। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, एक जीवाणु कोशिका से शुद्ध रूप से डीएनए अणु किस प्रकार अलग किया जाता है? तो जीवाणु कोशिका से लाइसोजाइम से पहले उपचारित किया जाता है, जिसको कोशिका का बृहद अणु कहा जाता है, या कह दे माइक्रोमोलिक्यूल्स को मुक्त कर देती है। क्या करते हैं? जीवाणु कोशिका से लाइसोजाइम से पहले उपचारित किया जाता है, जिसको कि कोशिका बृहद अणुओं को मुक्त कर देती है, जिससे होना चाहिए। आगे दिया है प्रोटीन को प्रोटीएजेस तथा अन्य अणुओं को आवश्यक अणुओं से क्या किया जाता है? रिएक्शन करा के देखा जाता है। तो ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जीवाणु कोशिका से शुद्ध रूप से डीएनए अणु किस प्रकार अलग किया जाता है उस प्रक्रिया का वर्णित यहां दिया गया है। आगे देखिए दिया है प्रोटीएजेस तथा अन्य अणुओं के आवश्यक तथा उचित एंजाइम के द्वारा उपचारित किया जाता है। डीएनए अणुओं को राइबोन्यूक्लियोज से भी हटा दिया जाता है। इस प्रकार अत्यधिक ठंडे यानी एथेनॉल के मिलाने से चिल्ड एथेनॉल डीएनए क्या हो जाता है? अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अब जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं, इस पे आधारित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जीन इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन अभियांत्रिकी क्या है भाई? डीएनए में किसी प्रकार के हेरा फेरी या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना ही डीएनए इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज तथा डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है यह महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। रिस्ट्रिक्शन जहां काटने का, वहीं लाइगेज जोड़ने का डीएनए सीक्वेंसेस का काम करता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग अनेक प्रकार के अनुसंधानों में किया जा सकता है जिनका लक्ष्य मानव कल्याण में है। तो इनका उपयोग मानव कल्याण में बहुतायत होने लगा है अब, तो यह एक महत्वपूर्ण है। तो जीन अभियांत्रिकी में क्या है? जीन को इन 2 एंजाइम लाइगेज और एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से काटना, जोड़ना और नए जो कैरेक्टर्स हैं, इच्छा पे आधारित जो जीन हैं
उनको इंसर्टन करके नई कैरेक्टर्स डेवलप करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है। पुनर्संयोजक डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसे भी आप देख लीजिए। पुनर्योग डीएनए की नई वैक्सीन तथा औषधियों का विकास करके स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने में जीवंत भूमिका का निर्वाह करती है। इसका उपयोगिता यही है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता है वो बढ़ गई है, उसी की इसमें चर्चा किया है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि आपको यहाँ देखना था इस लेसन में, और इसी के साथ आपका यह पोर्शन समाप्त होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पोर्शन के साथ, क्वेश्चन आंसर के ही इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।